हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं, जापान के संविधान में मूल अधिकार और कर्तव्य। हमने इससे पहले के वीडियो में जापान के संविधान की विशेषताओं पर बात की थी। हमने बताया था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पराजित हो गया था और उसके बाद जो मित्र राष्ट्र, जिनमें हम ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की बात करते हैं, इन देशों के प्रभाव में जापान के आगे की जो कानून व्यवस्था है उसका निर्धारण हुआ। मित्र राष्ट्र उदार लोकतंत्र को अपनाने वाले देश थे, इसलिए जापान का जो नया संविधान बना उसमें उदार लोकतांत्रिक जो विचार था उसका प्रभाव दिखता है। तो जितने भी लिबरल डेमोक्रेटिक जो कंट्री हैं और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मूल अधिकारों की बात हमेशा की जाती है। कर्तव्य की बात कहीं मिल भी सकती है, कहीं नहीं भी मिल सकती, लेकिन अधिकार की बात हर जगह मिलेगी, क्योंकि ये जो उदार लोकतंत्र है उसकी जो महत्वपूर्ण ज़रूरत है। तो उसी संदर्भ में हम बता रहे हैं कि जापान के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 10 से लेकर अनुच्छेद 40 तक नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। चूँकि भारत भी एक उदार लोकतांत्रिक देश रहा है, तो यहाँ के भी संविधान में जो बातें या जो अधिकार दिए गए हैं तो आपको बहुत कुछ उन्हीं से मिलता जुलता लगेगा। थोड़ा बहुत आपको अंतर नज़र आ सकता है। हर देश काल की अपनी विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं और उसके अनुरूप थोड़े बहुत चेंजेज होते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो लब्बो लुबाब है वो एक जैसा ही लगता है। तो सबसे पहले यहाँ बात हुई है समानता के अधिकार की, जो राइट टू इक्वलिटी है। तो जापानी संविधान में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना जाएगा। तो वही बातें हैं जो भारतीय संविधान में भी है कि वहाँ नागरिकों के साथ सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा मोटे तौर पे। फिर वहाँ स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है, राइट टू फ्रीडम की। तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, लिख सकता है, कला के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है, भाषण के रूप में कह सकता है। तो ये सब बातें अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा हैं। प्रेस की स्वतंत्रता है कि भाई जो मीडिया है वो किसी के नियंत्रण में नहीं होगा, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहेगा, अपनी रिपोर्टिंग करेगा। सुरक्षित जीवन की स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी जो भी सामाजिक आर्थिक बाधाएं हैं, असुरक्षाएं हैं, उनकी निवारण के लिए, उन बाधाओं को हटाने के लिए राज्य कोशिश करेगा। और जो अभियुक्त हैं उनको प्रतिरक्षा की स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान में भी जो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जो अपराध सिद्धि का मामला है उसमें कुछ जो प्रोटेक्शन मिलते हैं, उसी तरह का कुछ मामला वहाँ भी है, जो अभियुक्तों को अपने बचाव की जो आज़ादी है, अर्थात वो अपने मनपसंद वकील कर सकते हैं, उन पर उनके विरुद्ध ही गवाही देने का दबाव नहीं बनाया जा सकता, आदि बहुत सी बातें अभियुक्त की जो स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। धार्मिक स्वतंत्रता में वही बात है कि सभी नागरिकों को अपने किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में भी ये स्वतंत्रता है। हालांकि भारतीय संविधान इसमें स्वतंत्रता के विचार को और अधिक विस्तृत रूप के साथ प्रस्तुत करता है और अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षण संस्थान की इजाज़त भी देता है, उनके प्रबंधन को भी मान्यता देता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ भी मोटे रूप में जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है तो हमारे सामने यही आता है कि भाई सभी को
जो चाहे वो अपना धर्म माने, उसके अनुसार अपना आचरण करे और लोगों को उसका बारे में बताता है, अर्थात प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये गलत नहीं है, ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। फिर बात कही गई है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन के विरोध में बात कही गई है। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 23-24 में ये बातें हैं। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें एक तो बाल श्रम निषेध किया गया है कि किसी से ज़बरदस्ती श्रम नहीं कराया जा सकता। इसमें चाइल्ड लेबर भी निषिद्ध हो जाता है। दासता का अंत किया गया है कि किसी व्यक्ति को हम दास के रूप में नहीं रख सकते। बाल श्रम का निषेध है। तो ये सब शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना होता है तो फिर सरकार से वो प्रोटेक्शन ले सकता है, न्यायपालिका से जो अपनी मुश्किल हालात है उसको सुधरवा सकता है। शिक्षा के अधिकार की बात हुई है कि प्रथम 9 वर्ष की जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य रखी जाएगी। भारतीय संविधान में ये बात बाद में जोड़ी गई है। अब अनुच्छेद 21A में ये कहा गया है कि जो 0 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, लेकिन पहले ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा था। संपत्ति के अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये उदार लोकतंत्र में होता है क्योंकि उदारवाद के जो प्रवर्तक रहे हैं जॉन लॉक, उन्होंने संपत्ति के अधिकार की बड़ी मजबूती के साथ वकालत की है। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 21 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 19 में भी संपत्ति संग्रहण की आज़ादी दी गई थी, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जापानी संविधान में अभी भी ये अधिकार है कि वहाँ नागरिकों को संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता है। यद्यपि सार्वजनिक हित में संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, किंतु सरकार इसके लिए उपयुक्त मुआवजा देती है। अब है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट की बात है। तो भारतीय संविधान में सीधे तौर पे तो जो राजनीतिक अधिकार है वो अलग अलग जगह बिखरा हुआ मिला है नागरिकों को। कहीं मतदान के अधिकार की बात कही गई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, कहीं संगठन बनाने की आज़ादी दी गई है जहाँ राजनीतिक दलों के गठन का आधार होता है, कहीं सत्ता के विरोध में बोलने की आज़ादी है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। तो भारतीय संविधान में राजनीतिक अधिकार नागरिकों को मिले हैं, लेकिन वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं संविधान में। तो जापान का संविधान भी ये कहता है कि 20 वर्ष की आयु प्राप्त लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। राजनीतिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देने का हक है। तो ये बेसिक रूप से हमने 7 जो मूल अधिकारों की बात की है जापान के संविधान में। तो ये परीक्षा में इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा देखेंगे, आपको कुछ बातों में अंतर लगेगा, वरना आपको लगेगा कि हम भारतीय संविधान में जो भाग 3 की बातें हैं वो पढ़ रहे हैं। अब है मूल कर्तव्य। जापान के संविधान में 5 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो जापान के संविधान में पहला मूल कर्तव्य है संविधान के प्रति निष्ठा रखना, कानून की पालना करना, ये नागरिकों से उम्मीद की जाती है। फिर इसमें आगे हैं कि टैक्सेशन करना, यानी कि कर का भुगतान करना, काम करना, ड्यूटी टू वर्क है, बच्चों को शिक्षा दिलाना। ये कोई मोटी मोटी बातें हैं जो उम्मीद की जाती है एक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों से कि वो इनका पालन करेंगे। तो ये बेसिक रूप से आज बात हुई है कि जापानी संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में। कर्तव्य का वहाँ जो अध्याय है वो छोटा है और इनके मामले में कोई बहुत बड़े कानूनी प्रावधान भी नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है जो इनको लागू करवाया जा सके। लेकिन मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का एक पूरा मैकेनिज्म है, वो जापानी संविधान में भी है और दुनिया के जो दूसरे संविधान हैं उनमें भी दिया गया है। तो आज इसी पे बात हुई है।
आगे हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।